हेलो एवरीवन, आज डेट है 24 मई 2021 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपोर्टेंट न्यूज को प्रीलिम्स और मेंस के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करेंगे। इस न्यूज़पेपर की पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर आप डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल वोल्केनो IAS अकेडमी को सर्च करके वहां से भी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। फर्स्ट न्यूज, करंट में पीवीटीजी ग्रुप काफ़ी न्यूज़ में चल रहा है, तो उसके बारे में बेसिक फैक्ट्स को हम देखेंगे। पीवीटीजी मीन्स पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो जब हमारा फ्रीडम हमने गेन की थी तो शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के नाम से हमने अलग अलग पॉपुलेशन को डिवाइड किया था। तो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स में जब ये देखा गया समय के साथ में कि शेड्यूल ट्राइब्स में कुछ ट्राइब्स ऐसी हैं जो नॉर्मल शेड्यूल ट्राइब से भी काफ़ी पीछे है, मतलब डेवलपमेंट रेट के आधार पर अगर बात करें तो काफ़ी लो डेवलपमेंट है उन शेड्यूल ट्राइब्स में, तो उन्हीं को अलग किया गया इस पीवीटीजी ग्रुप के नाम से। 1960-61 में एक डेबर कमीशन बनता है और वो रिकमेंडेशन देता है कि शेड्यूल ट्राइब्स में कुछ ऐसी ट्राइब्स हैं जिनमें बहुत ज़्यादा इनइक्वलिटी है। अगर इन द रेट ऑफ डेवलपमेंट की बात करें तो उनमें बहुत ज़्यादा इनइक्वलिटी है, और उसी के आधार पर जो हमारा 4th 5 ईयर प्लान है उसमें एक सब कैटेगरी को क्रिएट किया गया शेड्यूल ट्राइब्स में, और इन ग्रुप्स में जो शेड्यूल ट्राइब्स में ऐसे ग्रुप जो काफ़ी पीछे थे, जिनमें काफ़ी इनइक्वलिटी थी, उनको निकाला गया शेड्यूल ट्राइब से और डाला गया किस ग्रुप में, पीवीटीजी वाले ग्रुप में, ताकि उनका डेवलपमेंट अच्छे से हो सके और वो शेड्यूल ट्राइब्स की अन ट्राइब्स के बराबर में आ सके। अब ये जो कमीशन डेबर कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर, स्टडीज के आधार पर क्रिएट किया गया, इसका नाम स्टार्टिंग में था प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप, मतलब पीटीजी के नाम से इसको जाना जाता था। अब पीटीजी कौन से ऐसी ट्राइब्स है जिनको शेड्यूल ट्राइब्स में से उठाया गया और पीटीजी ग्रुप में डाला गया, कुछ आधार तो होगा ना, किसके आधार पर डाला गया? तो 4 मेजर रीजन बताए गए कि ऐसी ट्राइब्स जिनमें अभी भी प्रेजेंट टाइम में भी प्री एग्रीकल्चर सिस्टम ऑफ एग्जिस्टेंस। प्री एग्रीकल्चर सिस्टम मतलब एग्रीकल्चर क्या होता है, जो नॉर्मल वे में किया जाता है, खेत में बुआई जुताई जो की जाती है वो होता है एग्रीकल्चर सिस्टम। प्री एग्रीकल्चर सिस्टम मतलब पहले के समय में कि जंगलों से अपने फ्रूट्स गेन करना, जंगलों के ऊपर डिपेंडेंट करना, वो प्री एग्रीकल्चर सिस्टम अभी तक भी जिस ट्राइब में पाया जाता हो। एक तो मेजर रीजन ये। दूसरा है प्रैक्टिस ऑफ हंटिंग एंड गैदरिंग। हंटिंग एंड गैदरिंग में अभी भी बिलीव करते हो। जीरो और नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ, या तो उनकी पॉपुलेशन बढ़ी नहीं रही हो या फिर जीरो या फिर नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ हो, मतलब डिक्रीज हो रही हो उनकी पॉपुलेशन। और 4th नंबर पे है एक्सट्रीमली लो लेवल ऑफ लिटरेसी इन कंपैरिजन विद अदर ट्राइबल ग्रुप्स, मतलब एजुकेशन लेवल बिल्कुल कम हो। ये 4 रीजन के आधार पर शेड्यूल ट्राइब्स में से ग्रुप्स को हटाया गया और डाला गया पीटीजी ग्रुप में। अब इन ग्रुप्स में शुरुआती प्रारंभ में अगर हम बात करें, इनिशियली टाइम में 52 ग्रुप्स थी, 52 ट्राइबल्स थी जिनको पीटीजी ग्रुप में डाला गया। बाद में धीरे धीरे और ज़्यादा पीटीजी ग्रुप को ढूंढा गया और फिर बाद में इनमें इंक्लूड किया गया। अब प्रेजेंट टाइम में 75 ट्राइब्स हैं जो पीटीजी ग्रुप में आती हैं। अब 75 नंबर कौन सा है? 1994 में मणिपुर में एक मरम ट्राइब है, उसको ढूंढा गया और उसके बारे में जब पता लगाया गया कि वो सारे चारों पॉइंट्स को ये कवर करते हैं, तो उनको लास्ट मतलब 75 नंबर की जो पीटीजी ग्रुप है वो है मरम, और रिलेटेड है मणिपुर जो हमारा स्टेट है वहाँ से। उसके बाद में कोई भी ट्राइबल को इस ग्रुप में पीटीजी ग्रुप में इंक्लूड नहीं किया गया है। अब 2006 की बात है, शुरुआत में नाम था पीटीजी। 2006 में गवर्नमेंट इसका नाम चेंज करती है, प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप का नाम चेंज करके कर देती है पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। तो अब आपके लिए इंपॉर्टेंट देखो क्या हो गया। पहले तो आपको पीवीटीजी ग्रुप के बारे में सारे बेसिक फैक्ट्स पता होने चाहिए। लास्ट में कितनी हैं? 75 ट्राइबल्स हैं जो इसमें इंक्लूड हैं। लास्ट वाला है मरम जो मणिपुर से रिलेटेड है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये क्वेश्चन आ सकता है प्रीलिम्स में, एक स्टेटमेंट दे देंगे कि स्टार्टिंग से इसका नाम पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप था, तो ऐसा नहीं है, स्टार्टिंग में पीटीजी ग्रुप था। ठीक है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। तो ये हमने पीवीटीजी जो ग्रुप है उसके बारे में सारे बेसिक फैक्ट्स को देखा। एक फैक्ट और देख लेते हैं, इंडिया की जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें से 8.6% पॉपुलेशन पीवीटीजी ग्रुप से आती है। इसके अलावा सारे जो पीवीटीजी ग्रुप में जितनी भी ट्राइबल्स हैं उसमें सबसे ज़्यादा ट्राइबल उड़ीसा जो स्टेट है वहाँ से बिलोंग करती हैं।
तो ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है पीवीटीजी ग्रुप के बारे में, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। ओके, अब हम द हिंदू की जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट न्यूज, वेरी सीवियर साइक्लोन यास टू हिट नॉर्थ ओडिशा कोस्ट। यहाँ पर देखो अभी तुकाते से हमारा जो वेस्टर्न कोस्ट है वो इफेक्टेड हुआ था, अब यास जो साइक्लोन है वो आने वाला है और इसके बारे में बताया जा रहा है, इंडियन मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा बताया गया कि वेरी सीवियर साइक्लोन आएगा ये यास ग्रुप। अब इंडियन मीटेरोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट का मैंने नाम लिया उसके बारे में कल भी हमने डिस्कस किया था, सारे बेसिक फैक्ट्स बताओगे, कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यास हमारा जो उड़ीसा है स्टेट उसके कोस्ट को इफेक्ट करेगा, 26 की इवनिंग तक हो सकता है कि वो स्टार्ट हो जाए, काफ़ी लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है बे ऑफ बंगाल में। नेक्स्ट न्यूज, सेंटर मेजोरिटी ऑफ स्टेट्स ऑफ टू होल्ड क्लास 12 बोर्ड एग्जाम्स। देखो इस समय सीबीएसई ने पहले डिसीजन लिया था कि क्लास 10 के एग्जाम कैंसिल कर दिए गए थे और क्लास 12 के बारे में उन्होंने बोला था कि बाद में डिसीजन लिया जाएगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाली है स्टूडेंट्स ने, पेरेंट्स ने कि क्लास 12 के भी एग्ज़ाम जो बोर्ड एग्ज़ाम है वो कैंसिल होने चाहिए। तो जब डिसीजन लेने के लिए जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स और स्टेट को रिप्रेजेंटेटिव बात करने के लिए किया गया, तो अभी देखो 1 जून को डिसीजन लिया जाएगा कि क्या रिजल्ट होने वाला है, लेकिन अलग अलग स्टेट ने अलग अलग बात बोली है। ज़्यादातर स्टेट ने ये बोले कि क्लास 12 के एग्ज़ाम तो होने चाहिए क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, स्पेशली जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं आफ्टर 12th जो कॉलेजेस होते हैं उनके लिए, और भी कई एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, तो क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम तो होने चाहिए। हालांकि आप कुछ चेंज कर सकते हो प्रोसीजर में, जैसे पहले ड्यूरेशन ज़्यादा होती थी, मतलब एग्ज़ाम का जो टाइम पीरियड हो ज़्यादा होता था, आप उसको कम करके थोड़ा कम समय में ऑर्गेनाइज करवा सकते हो। पहले वाला जो पैटर्न है उसको चेंज कर सकते हो, आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करवा सकते हो, और उसके अलावा जो आपके ज़्यादा एग्जाम्स में बच्चा बैठता था उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट एग्जाम है उन्हीं में उनको इंक्लूड किया जाए, जो सेंटर्स हैं उनकी संख्या बढ़ाई जाए, लेकिन एग्ज़ाम तो कंडक्ट होना चाहिए, ऐसा ज़्यादातर स्टेट ने बोला है। अभी इसके ऊपर फाइनल डिसीजन नहीं आया है, देखते हैं क्या डिसीजन आता है। नेक्स्ट न्यूज, इंडिया टू पुश फॉर WHO EU अप्रूवल फॉर कोवैक्सीन। देखो इंडिया से कोई भी टूरिस्ट अगर विदेश में जाएगा तो WHO ने और EU की जो यूरोपियन मेडिकल एजेंसी ने उन्होंने क्लियर कर दिया है कि कोविशील्ड जिन्होंने भी लगवा रखी है उनको छूट दी जाएगी, वो आ सकते हैं हमारे स्टेट में, लेकिन कोवैक्सीन को उन्होंने कोई छूट नहीं दी है। तो इंडियंस जो हैं जिन्होंने कोवैक्सीन लगवा रखी है, स्पेशली हमारे PM और ज़्यादातर जो हमारे मिनिस्टर्स हैं उन्होंने कोवैक्सीन लगवा रखी है, तो उनको रिलैक्सेशन नहीं दिया गया है ट्रेवल रिस्ट्रिक्शंस में। तो इसी को लेकर के गवर्नमेंट ये कोशिश कर रही है कि हैदराबाद बेस्ड भारत बायोटेक ने जो कोवैक्सीन बनाई है उसको भी क्लियरेंस मिले WHO से और EU की यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी से, ताकि जिन लोगों ने कोवैक्सीन को अप्लाई किया है अपने ऊपर उनको भी विदेश में जाने की छूट हो। नेक्स्ट न्यूज यहाँ देखिए, डाटा है एडिटोरियल पेज पे, हम देख लेते हैं कि पिछले कुछ समय से हमारे वैक्सीनेशन जो प्रोग्राम चल रहा है उसमें काफ़ी लो देखने को मिल रहा है, मतलब जितने इम्प्लीमेंट होनी चाहिए थी वैक्सीनेशन उतना नहीं हो पा रहा है। मई के लास्ट 10 डेज के ज़्यादा दे रखे हैं, जिसमें से एक दिन में 1.57 मिलियन डोजेज को ही एडमिनिस्ट्रेट किया जा रहा है, और उससे पहले मतलब मई के स्टार्टिंग के जो 10 दिन थे उनमें 1.77 मिलियन डोजेज को एडमिनिस्ट्रेट किया जा रहा था। तो अगर इंडिया 2021 के लास्ट तक अपने सभी एडल्ट पॉपुलेशन को वैक्सीनेट करवाना चाहती है तो इंडिया को एक दिन में कम से कम 7.5 मिलियन डोजेज को एडमिनिस्ट्रेट करना होगा, तभी जाकर के हम ये जो टारगेट है उसको अचीव कर पाएंगे। अब ये जो रिडक्शन है डेली डोजेज में वो गुजरात, आंध्र प्रदेश, पंजाब, तेलंगाना एंड जम्मू एंड कश्मीर इन सब में देखने को मिला है, मतलब लेटेस्ट पीरियड में इनमें रिडक्शन देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से ओवरऑल जो एडमिनिस्ट्रेड है डोजेज की वो भी लो देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट न्यूज यहाँ देखिए, केयर्न एनर्जी वर्डिक्ट हाईली फ्लोड मिनिस्ट्री। देखो केयर्न एनर्जी वाला इशू आपको पता होगा, केयर्न एनर्जी ब्रिटेन की एक ऑयल एक्सट्रैक्टर कंपनी है और हमारे इंडिया की वेदांता कंपनी के साथ टाई अप करती है
10% अपना पार्ट रखती है, 90% पार्ट बेच देती है वेदांता कंपनी को। अब क्या होता है कि हमारी गवर्नमेंट एक लॉ बनाती है और रिट्रोस्पेक्टिव लॉ को इम्प्लीमेंट करती है केयर्न एनर्जी के ऊपर। रिट्रोस्पेक्टिव लॉ क्या होता है, टैक्स क्या होता है कि आज आपने कोई लॉ बनाया और मान लो आपने बोला कि आज 2021 है, नहीं नहीं ये टैक्स जो है, ये लॉ जो है वो 2010 से लागू होगा, तो 2010 से जो हमारे इंडिया में जो कंपनीज हैं उनके ऊपर लागू हो जाएगा। तो रिट्रोस्पेक्टिव जो टैक्स डिस्प्यूट है इसको लेकर के केयर्न एनर्जी गई थी जो मीडिएटर कोर्ट है उसमें, और वहां पर केयर्न एनर्जी के पक्ष में फैसला आया था। इंडिया को $1.2 बिलियन उनको देने थे इसमें, इस फैसले के तहत। लेकिन अब केयर्न एनर्जी ने $1 बिलियन रुपए उनको देने थे रिफंड के रूप में। केयर्न एनर्जी ने दावा किया है कि इंडिया जो गवर्नमेंट है वो पैसा नहीं दे रही है, इसलिए उन्होंने न्यूयॉर्क में जो एयर इंडिया की जो संपत्ति है उसके ऊपर कब्जा करना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि केयर्न एनर्जी ने यह बोला है कि एयर इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में कोई भी अंतर नहीं है, इसीलिए ये इशू क्रिएट हो रहा है। तो हमारी मिनिस्ट्री के द्वारा ये बोला गया है कि अभी तक इंडिया की तरफ से इशू क्लियर नहीं हुआ है, अभी हमें इंडिया गवर्नमेंट को अभी तक इस पर सस्पेंशन है और वो चाहते हैं कि इसके ऊपर दोबारा से क्या हो जाए, फैसला आए। तो ये काफ़ी हाईली फ्लोर्ड वर्डिक्ट रहा है केयर्न एनर्जी को लेकर के। इंडिया को काफ़ी एक तरीके से पूरे वर्ल्ड में ये देखने को मिला था कि जो कंपनीज इंडिया में आना चाहती हैं उनमें ये मेजर इश्यूज भी क्रिएट होने लग गया था कि इंडिया तो रेट्रोस्पेक्टिव जाकर के टैक्स लगाने लग जाते हैं, इससे तो काफ़ी इशू क्रिएट होंगे। और जो कंपनीज के मन में ये भाव जाएगा कि इंडिया में ऐसा होता है तो इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी कंपनीज तैयार नहीं होंगी। नेक्स्ट न्यूज, टू हु स्टेड इन फ्रॉम पाकिस्तान सेंड बैक बीएसएफ। बीएसएफ को दो लोग ऐसे मिलते हैं जो पाकिस्तान की तरफ से इंडिया में आ गए, तो बीएसएफ ने उनको वापस भेज दिया। बीएसएफ जो टर्म्स है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। बीएसएफ टर्म्स मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आती है। 5 जो हमारी सेंट्रल मिलिट्रीज है उनमें से एक है बीएसएफ, और 1965 में इसको स्टार्ट किया गया था, और हमारी पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ में जो बॉर्डर शेयर होती है वहाँ पर सिक्योरिटी का काम करती है बीएसएफ। नेक्स्ट न्यूज, यहाँ देखिए, वोल्केनो इरप्शन इन कोंगो आर्मी लैंड्स हैंड। कोंगो जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में एक कंट्री है, वहाँ पर वोल्केनो इरप्शन हुआ है। माउंट नैरागोनगो वहाँ पर इरप्शन हुआ है, और इसकी के लेकर के यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग मिशन में जो इंडिया की जो आर्मी वहाँ पर लगी हुई है उन्होंने हेल्प की है लोगों की। तो ये जो माउंट नैरागोंगो जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। आपको ध्यान होना चाहिए कि कोंगो में एग्जिस्ट करता है और यहाँ पर वोल्केनो इरप्शन हुई थी। नेक्स्ट न्यूज, कंसर्न ओवर न्यू नॉर्म्स फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स। देखो, आरबीआई ने बैंक्स के लिए और जो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज उनके लिए कुछ नए लॉ बनाए हैं, और रेट्रोस्पेक्टिव मतलब बैक डेट में जाकर के। तो सेंट्रल बैंक ने ये बोला है कि जो आप स्टैट्यूटरी एडिटर्स को अपॉइंट करते हो उसके लिए कुछ नए नॉर्म्स दिए हैं आरबीआई ने कि किस तरीके से आप उनको अपॉइंट कर सकते हो। तो बैंक्स के द्वारा ये बोलना है कि इस साल के लिए आरबीआई ने बोला है कि ये जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है ना, अपॉइंटमेंट ऑडिटर्स ऑफ अपॉइंटमेंट की आप बात कर रहे हो, ये इसी साल से लागू है। तो बैंक और एनबीएफसी के द्वारा ये बोला गया है कि इस साल के लिए हमने जो भी ऑडिटर्स हैं उनको अपॉइंट कर लिया है और हम आने वाले साल में इसको लागू कर लेंगे। तो इसी को लेकर के इशू क्रिएट हो रहा है। नेक्स्ट न्यूज, यहाँ देखिए, एंजाइटी डिप्रेशन टॉप कंसर्न्स। पिछले साल जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन, मिनिस्ट्री सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री है, उसने एक मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन जिसको किरण हेल्पलाइन के नाम से भी जाना जाता है वो लॉन्च की थी, जहाँ पर लोग जिनमें कोविड-19 की वजह से स्ट्रेस हो, एंजाइटी हो, वो वहाँ पर साइकेट्रिस्ट से कंसल्ट कर सकते हैं। तो अब ये इशू सामने आया है कि कोविड-19 पेंडेमिक की जब सेकेंड वेव देखने को मिली तो बहुत सारे कॉल दोबारा से रिपीट होने लग गई। मतलब पहले कॉल्स आ रहे थे फर्स्ट वेव के दौरान, फिर बीच में डिक्रीमेंट हुआ था कॉल्स आने में एंजाइटी और स्ट्रेस को लेकर के, अब दोबारा से इंक्रीज हो गए हैं, और ज़्यादातर उसमें एंजाइटी, डिप्रेशन, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस, ये सब कुछ देखने को मिल रहा है। ये मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम हो गई है कॉलर्स की, मतलब जो भी कॉल कर रहे हैं कंसल्ट के लिए उनमें ये कॉमन प्रॉब्लम्स है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, पोस्ट ट्रॉमेटिक
स्ट्रेस है। इसका मेजर रीजन देखो, कल हमने बहुत सारे डिस्कशन किया था, जो एडल्ट्स हैं उनमें लेबर पार्टिसिपेशन रेट गिर रहा है, लोगों की जॉब जा रही है, और जॉब जा रही है तो जब इकोनॉमिक कंडीशन बिगड़ती है ना, तो एंजाइटी डिप्रेशन खुद ब खुद आ जाता है। नेक्स्ट न्यूज, सिंगल डोज ओनली 33% इफेक्टिव अगेंस्ट B.1.617.2 यूके में कुछ स्टडीज हुई हैं इसको लेकर के, कोविशील्ड को लेकर के। इसमें यह बोला गया है कि अगर कोविड-19 वायरस से कोई बंदा इफेक्ट नहीं है और उसने एक वैक्सीन ली है, एक डोज ली है वैक्सीन की, तो 33 इफेक्ट होगा उस डोज का, ये जो नया वेरिएंट देखने को मिला है उसके ऊपर। और अगर दोनों डोज लेते हैं तो दोनों डोज में जो वैक्सीनेशन का है वो ज़्यादा फायदा मिल पाएगा, मतलब 59% तक एफिकेसी रहेगी दोनों डोज लेने के बाद में। ये नए वेरिएंट के ऊपर यूके में ये नया स्टडी हुआ है, नए डाटा सामने आए हैं। नेक्स्ट न्यूज, इजरायली पुलिस अलाउ जूज टू विजिट फ्लैश पॉइंट जेरूसलम साइट। देखो, इजरायली पुलिस ने अलाउ कर दिया है जूस को कि जो भी जेरूसलम में जो साइट है उसको लेकर के, मतलब अल अक्सा मॉस्क्यू में जो पॉइंट्स हैं जहाँ पर जूस भी जा सकते हैं, वहाँ पर इजराइल पुलिस ने अलाउ कर दिया है जूस को। तो देखो, यही तो कंसर्न था ना, यही तो प्रॉब्लम थी दोनों देशों के बीच में कि अल अक्सा मॉस्क्यू जहाँ पर जूस के भी इम्पोर्टेंट होली प्लेस है और मुस्लिम्स का भी होली प्लेस है, वहाँ पर एंट्री करने लग गए थे जूस। तो ये दोबारा इफेक्ट देखने को मिल सकता है, दोबारा से दोनों के बीच में जो कंसर्न है वो देखने को मिल सकता है। यह अभी हमने जो कॉन्गो का न्यूज़ डिस्कस की उसी से रिलेटेड है, दोबारा से फॉरेन पेज पर इसको रिपीट किया गया है कि कॉन्गो में जो वोल्केनो इरप्शन हो रहा है उसकी वजह से जो गोमा सिटी है वो उसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स हो सकती है, क्योंकि यहाँ से जो लावा निकल रहा है वो इसकी तरफ बढ़ रहा है। तो ये जो गोमा सिटी है, ये जो वर्ड है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो, प्रीलिम्स में जो सिटी न्यूज़ में रहती हैं उनको लेकर भी क्वेश्चंस आने लग गए। अभी आपने देखा होगा प्रीलिम्स में, आपने क्वेश्चन देखा होगा कि सिटी का नाम दे देंगे, पूछ लेंगे कि कौन से कंट्री से रिलेटेड है। तो जैसे गोमा सिटी, कुछ यूनिक से अलग से जो नाम होते हैं जो न्यूज़ में रहते हैं। अब ये गोमा सिटी न्यूज़ में है तो आपको पता होना चाहिए कि कॉन्गो जो कंट्री है उससे रिलेटेड है। तो ये हमने आज का डिस्कस किया, काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ को हमने डिस्कस किया। ओके, थैंक यू।